नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, अगर आप लॉकडाउन की वजह से किसी अन्य राज्य में फंसे हुए हैं, वर्कर हैं, स्टूडेंट हैं, टूरिस्ट हैं या फिर किसी भी अन्य काम से अगर आप दूसरे राज्य में गए हुए थे और वैसे ही लॉकडाउन की घोषणा होती है और आप वहीं पे फंस जाते हैं, तो आप लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है 29 अप्रैल 2020 को, जिसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन होंगे। तो आज हम इसी के बारे में जानकारी देंगे और जो नोटिफिकेशन का कॉपी है वो भी मैं आपको दूंगा ताकि आप भी खुद से उसको पढ़ सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लिए और इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिए ताकि आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो इस पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जैसे ही 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा होती है तो लोग जहाँ के तहाँ फंस जाते हैं। उसके बाद पूरे देश में स्कूल, कॉलेज, आपका फैक्ट्री, ऑफिस सारा कुछ बंद हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, जो दिहाड़ी मजदूर है या फिर रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको जब काम नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में वो अपने गाँव की तरफ बिना कोई परिवहन की सुविधा के ही निकल पड़ते हैं। इसमें केवल उन्हीं का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि कोई अगर दूसरे राज्य में इलाज कराने गए, कोई घूमने गए, तो अचानक से जो लॉकडाउन की घोषणा हुई तो वो भी वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। कई हमने न्यूज़ में भी पढ़ा है, पेपर में पढ़ा है, माँ मुंबई में फंसी हुई है और उसका पिता बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ गांव में है। बहुत सारी जानकारी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से आपको सुनने देखने के लिए मिला होगा कि बहुत सारे लोग दूसरे शहर में इलाज कराने के लिए गए, वो वहीं फंस गए। कई लोग साइकिल खरीद करके अपने गाँव की तरफ आ रहे हैं, कोई बस से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई 1400 किलोमीटर क्रॉस करके गांव पहुंच रहा है। कई लोगों की रास्ते में ही मौत हो गई। कई लोग भूखमरी की वजह से परेशान हैं। कई लोग रूम में बंद है, एक रूम में 25-25, इस तरह का बहुत सारा वीडियो हमें भी देखने के लिए मिला होगा, आपको भी देखने के लिए मिला होगा। लेकिन आपके लिए थोड़ा सा राहत भरी खबर ये है कि सरकार ने 29/4/2020 को एक गाइडलाइन जारी किया है, जिसके हिसाब से ये जो गाइडलाइन है उसमें 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अलग अलग पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपने घर पहुँच सकते हैं और इसके लिए क्या गाइडलाइन है, इन सारी बातों की हम जानकारी देंगे। लेकिन आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने आपको कह दिया आप जा करके बैग पैक करना शुरू कर दें। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को कुछ रूल बनाने के लिए कहा है। तो क्या क्या है उसको हम सबसे पहले जान लेते हैं। इस गाइडलाइन के पहले पॉइंट के हिसाब से केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश दिया है कि वो अपने अपने राज्य में एक नोडल ऑफिसर गठित करें। उनका काम क्या होगा, उनके राज्य का अगर कोई दूसरे राज्य में फंसा हुआ है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई माइग्रेंट वर्कर हो सकता है जिसको प्रवासी मजदूर कहते हैं, या फिर कोई पर्यटक हो सकता है जो कि घूमने गया हो, या अन्य कोई भी आदमी हो सकता है। इसमें जो नोडल अथॉरिटी बनाने की बात कही गई, हर राज्य को नोडल अथॉरिटी बनाना होगा और अपने राज्य के जो दूसरे राज्य में प्रवासी मजदूर या फिर स्टूडेंट या फिर पर्यटक जो भी फंसे हुए हैं उनको एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करेगा। मतलब दोनों राज्य के जो अथॉरिटी है, नोडल अथॉरिटी, वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे। बातचीत करके जिनको भेजना होगा वो भेजेंगे और जिनको मंगाना होगा उसी के माध्यम से मंगाएंगे। और इसके लिए दोनों को क्या होगा, अपने स्तर पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो इसमें अलग अलग राज्य में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर आप कमेंट्स करके लिखेंगे किस राज्य से हैं और किस राज्य में फंसे हुए हैं, तो आप जिस जिस राज्य के होंगे वहाँ का जो नोडल ऑफिसर है जो भी गठित किया जाएगा सरकार के द्वारा, उसकी जानकारी दूंगा और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आगे मैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। इसके पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे तो एक समूह है या जत्था है जो कि दूसरे राज्य में घूमने के लिए या फिर किसी भी कारण से जाता है और वहाँ जा करके वो फंस जाते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने मूल निवास, मतलब जहाँ के हैं वहाँ वापस लौटना चाहते हैं, तो दोनों राज्य की आपसी सहमति से उनको छूट दी जा सकती है। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि फंसे हुए लोग का मेडिकल परीक्षण होगा। मेडिकल परीक्षण में पास होंगे तभी उनको आने जाने की छूट दी जाएगी। पॉइंट नंबर 4 में ये कहा गया है कि जिस बस से लोगों को आने जाने की अनुमति होगी उसको पूरी तरह से सैनिटाइज़ किया जाएगा और उसमें जो बैठाया जाएगा उसमें भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मुझे खुद का ये कन्फ्यूज़न है कि अगर कोई गुजरात में है और वो बिहार जाना चाहता है तो बस से कितने लोगों को सरकार ढो पाएगी। तो इसमें अगर चाहती तो सरकार ट्रेन की व्यवस्था कर सकती थी, तो लोगों को भी जाने में सहूलियत होती और सोशल डिस्टेंसिंग उसमें ज़्यादा सही से पालन हो पाता, जैसा कि मेरा मानना है। पॉइंट नंबर 5 में राज्य सरकारें जो है फंसे हुए लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए खुद से रूट तय करेगी। मतलब उनको खुद से तय करना है कि वो कैसे उसको पहुंचाएंगे, किस तरह से, किस रूट से उनको लेकर के जाएंगे। जो लोग भी बाहर में फंसे हुए हैं उनको घर पहुंचते ही उनके मेडिकल की जांच की जाएगी और जांच करने के बाद 14 दिन का होम क्वारंटाइन किया जाएगा। मतलब अपने घर में ही आपको रहना होगा, लेकिन लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखना होगा, अलग रहना होगा, अलग खाना पीना होगा। और उसके बाद एक आरोग्य सेतु ऐप है जिसको आप
आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखना होगा और उसको ऑन करके रखना होगा ताकि उनको ट्रेस किया जा सके। ये थोड़ा सा पॉइंट जो है मुझे अजीब लगा, अजीब इसीलिए लगा कि क्या अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी तो सरकार या फिर जो भी अधिकारी होंगे उनको ट्रेस कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं हर किसी के पास शायद ही एंड्रॉयड मोबाइल हो जिसमें कि वो ऐप इंस्टॉल करके रख सकें। अब चूँकि सरकार ने इस तरह का गाइडलाइन बनाया है तो हर हाल में आपको फॉलो करना होगा। अगर आप ऐप के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में करके बताएंगे, तो फिर मैं उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठी करके आप तक जानकारी लाने की कोशिश करूँगा। खैर, जहाँ तक मुझे याद है कि जब सरकार के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तो पूरे देश के अंदर जो कोरोना वायरस के मरीज़ थे वो 1000 से कम थे, और अभी आप देखेंगे तो 31,000 प्लस पूरे देश में है। चलिए, कम से कम 35 दिनों के बाद सरकार को कम से कम आपकी याद तो आई, क्योंकि जो लोग एसी में बैठ करके पॉलिसी बनाते हैं वो कभी भी मज़दूरों के बारे में नहीं सोचते। अगर सोचते तो उस समय इस तरह का फैसला अचानक से नहीं लिया जाता। ये मेरा अपना मानना है। आपका क्या राय है नीचे लिख करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुँच सके। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।